चलिए आज हम लोग बात करने वाले सॉलिड स्टेट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए हैं, काफी कम, मतलब 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको 2009 से लेकर 2023 तक में। ठीक है, तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, लेकिन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट से पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। किसके अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है वो कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके भी हैं। तो ये और वो लगभग लगभग क्या है, सेम ही है। तो यहाँ भी याद रखते हैं तो वहाँ काम चलेगा, वहाँ याद रखते हैं तो यहाँ काम चलेगा। तो क्या कह सकते हैं? सबसे पहले फेरोमैग्नेटिज्म, those substances in which each individual atom molecule ion has a non-zero magnetic moment है। non-zero magnetic moment का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ magnetic moment हो, non-zero मतलब कुछ हो, ओके। They get strongly magnetized in the magnetic field, और जिनको magnetic field में रख दिया जाए तो strongly magnetized हो जाते हैं। किसके कारण? magnetic field के कारण। इसके कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान, डिफरेंस लिखना है तो कुछ ना कुछ तो अंतर लिखना पड़ेगा ना। पहला यदि बात करें, when placed in non uniform magnetic field it moves from weaker to stronger field। यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप के मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया जाए तो ये मूव करेंगे किधर से? वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ। नेक्स्ट, when freely suspend when a ferromagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field it aligned itself in the direction parallel to the field। यदि ये हमारा मालूम मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा हमारा, कैसे कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक। तो इसको यदि फ्रीली सस्पेंडेड मतलब धागा से, थ्रेड से बांध के ऐसे लटका दोगे तो ये खुद को अलाइन कर लेगा फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, वेरी क्विकली, when a ferromagnetic substance is placed in a magnetic field it strongly magnetized in the direction of the induced field, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। दे ऑबे क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ को फॉलो करता है। क्या कहता है? दे लूज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक। कहां पे? एट क्यूरी पॉइंट, मतलब क्यूरी पॉइंट के ऊपर ये अपने फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, खत्म कर लेता है, कम कर लेता है, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करना शुरू करता है। इसके एग्जांपल्स याद रखेंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो चूंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर के हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 1 पार्ट था जिसमें दोनों के डिफरेंस पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस आर दो सबस्टांसेस व्हिच आर feebly attracted by magnet। feebly मतलब मामूली से अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के द्वारा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। The line of force prefer to pass through the substance rather than air। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अभी ऐसे जा रहे हैं बहादुर, ठीक है। यदि एक मैग्नेटिक मटेरियल को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे रख दिया जाए तो ये एयर में ना जा के क्या कोशिश करेंगे? मटेरियल से होके जाना, ठीक है। तो कह सकते हैं prefer to pass through substance rather than air। When placed in non-uniform magnetic field, they move from weaker to a stronger field। You non-uniform field में रखोगे तो weak से stronger, जैसे weak, देखिए weak magnetic field है, strong magnetic field का मतलब क्या है? या इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है। जैसे यदि लाइन पास पास होती है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग, और जब दूर दूर होती है तो इसको क्या बोला जाता है? वीक बोला जाता है, अपन को भी पता है। चलिए, तो क्या होगा? मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। व्हेन ए पैरामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंड इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। ये भी खुद को क्या है? फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल खुद को अलाइन कर लेगा। दे ऑबे क्यूरी लॉ, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विथ राइज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बढ़ने से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करता है? लूज कर लेता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एल्युमिनियम, क्रोमियम, इटीसी। तो इतना आपको थोड़ा सा डिफरेंस पूछा गया तो आप लिखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कब पूछा गया? 2010 में 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स से पूछा गया। क्या कह रहा है? एलिमेंट ए कोई, चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी हमारे पास गिवन में है, ठीक है। कोई एलिमेंट ए है जिसका कह रहा है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब m इक्वल्स टू दे दिया गया है 100,
ग्राम पर मोल। ठीक है, हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी, इसके लिए अपने को जेड की वैल्यू पता है, ऑब्जेक्टिव वाले में बताए थे जेड की वैल्यू क्या होगा। बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है। हैज यूनिट सेल एज लेंथ, मतलब ए की वैल्यू आपको दे दी गई है 400 पीएम। 400 पीएम को लिखा जा सकता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, 3 6 9 12, तो इसको लिख सकते हैं 400 इंटू 10 पे पावर -12 मीटर, या इसी को लिखना चाहते डेसी सेंटी, तो इसको लिख सकते हैं 400 इंटू 10 पे पावर -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखने का कारण है कि आगे जाके अपने को ज्यादा क्लियर होगा। ओके, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ 10 ग्राम। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले हमको डेंसिटी पूछा जाए, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m/v। इसके लिए एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, जेड m डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो जेड की वैल्यू कितनी दी गई है? जेड की वैल्यू 2, m की वैल्यू दी गई है कितना? 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 400 इंटू 10 पर -10, तो इसको लिख सकते हैं 400 इंटू 10 पे पावर -10 का क्यूब इंटू, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, इस सारे चीजों को सॉल्व करेंगे तो अपना कुछ, इसका आंसर आ जाएगा 5.189 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में लिया गया था, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। जेड बीसीसी के लिए हमारा कितना होता है? 2 होता है। एम की वैल्यू आपको दे के रखा है 100 ग्राम पर मोल, और स्मॉल ए की वैल्यू ऑलरेडी देखा है, एज लेंथ ए 400 पीएम, इसको सेंटीमीटर बदल लो, या चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर, जैसी इच्छा। और सबकी वैल्यू यहाँ डेंसिटी वाले में पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, तो निकल जाएगा अपना। तो नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है, एक तो डेंसिटी अपन निकाल लिए, डेंसिटी ऑफ ए निकाल लिया, नेक्स्ट पर नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 10 ग्राम ऑफ ए। तो यदि हम एक यूनिट सेल का मास निकाल लेते हैं, ठीक है, यदि मास हम निकाल लेते हैं तो 10 ग्राम में डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। तो सबसे पहले मास ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं, तो लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, लिखा जा सकता है सिंपल सा, देखिए, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़े भी होंगे, ZM/NA। तो Z की वैल्यू हमारे पीछे देखें 2 है, इसका है 100, और ये हमारी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.32 इंटू 10 पे पावर -22। ये हमारे हो गया मास, किसका? इसका मास हो गया एक यूनिट सेल का, तो ग्राम। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल बराबर कितना अपने पास मास दिया हुआ है ए का? 10 ग्राम दिया गया है, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाई एक का कितना हम लोग निकाल लिए मास? 3.32 इंटू 10 पे पावर -22। ये भी हमारा किस में है?
ग्राम में, ये भी हमारा ग्राम में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.0155 3.0155 इंटू 10 पे पावर 22। तो ये हो गया नंबर ऑफ यूनिट सेल, एन निकल गया अपना। सेकेंड पार्ट यही अपने से पूछा जा रहा था कि कितने यूनिट सेल, तो भैया इतने यूनिट सेल 3 इंटू 10 पावर 22 भी लिख सकते हैं। तो 3.0155 इंटू 10 पावर 22 कितने यूनिट सेल 10 ग्राम के अंदर पाए जाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, तो यही दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे अभी तक सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया तो लाइक तो बनता है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है उसके अंदर। तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जल्दी मिलते हैं।